हेलो फ्रेंड्स, स्टडी विद ज्ञान प्रकाश में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की वीडियो में हम लोग करेंगे डिस्कस 2 अगस्त 2021 के करंट अफेयर। और देखिए, आज का जो वीडियो है ये आपको हैंड रिटन मिलेगा। तो किसी कारण से जो मेरा पीसी है वो ऑन नहीं हो रहा है, ठीक है। तो बस मुझे लगा कि आज का वीडियो जाने देते हैं। फिर मुझे लगा कि नहीं, जो रेगुलरिटी है वो बनी रहनी चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट होती है। क्योंकि अगर आप रोज़ 10 करते हो और एक दिन आपको 20 करने पड़ जाए तो दिक्कत तो होगी, ठीक है। तो चलो, आज का जो वीडियो है इसको शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 29 जुलाई 2021 को प्रधानमंत्री मोदी ने किसके लिए सफल असेसमेंट फ्रेमवर्क को लॉन्च किया है? सही आंसर इसका क्या होगा? सही आंसर आपको पता है, सही आंसर है ऑप्शन बी, सीबीएसई के लिए। तो जैसा कि आप जानते हो, न्यू एजुकेशन पॉलिसी को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मंजूरी कब दी थी? 2020 में दी थी। तो एक साल पूरा हो गया 2021 में 29 जुलाई को, और इसी अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी ने सफल असेसमेंट फ्रेमवर्क को लॉन्च किया है। अब यहाँ पर जो सफल असेसमेंट फ्रेमवर्क है ये क्या है, तो आपको बता दूं, इसका फुल फॉर्म है स्ट्रक्चर्ड असेसमेंट फॉर एनालिसिस लर्निंग। स्ट्रक्चर्ड असेसमेंट फॉर एनालिसिस लर्निंग। और यह पहल, ये भी याद रखना कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी का जो पैरा 4.40 है उसी के अनुरूप है। और कोशिश इस पहल के द्वारा ये की जा रही है कि जितने भी छात्र, अभिभावक, शिक्षक, प्रधानाचार्य और संपूर्ण स्कूली सिस्टम जो है उसको इस सफल असेसमेंट फ्रेमवर्क के द्वारा लाभ पहुंचाया जाए। आगे हम बात करेंगे न्यू एजुकेशन पॉलिसी से संबंधित कुछ अन्य फैक्ट के बारे में भी। फिलहाल यहाँ पर इतना ही रहने देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसे भारत के शीर्ष 11 साइकिलिंग पायनियर्स के खिताब से भारत सरकार द्वारा सम्मानित किया गया है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट, इस पर टिक कर लेना। और मैं अब आपको बता दूं, इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। देखो, केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय, जिसको आप क्या कहते हो, MOHUA, ठीक है। तो केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने साइकिल परिचालन के अनुकूल रास्ते बनाने के लिए 11 शहरों को साइकिलिंग पायनियर्स पुरस्कार से नवाजा है। और ये जो 11 शहर हैं वो कौन कौन से हैं? एक तो आपका हो गया बेंगलुरु, फिर हो गया आपका भुवनेश्वर, पिपरी चिंचवाड़, राजकोट, सूरत, चंडीगढ़, कोहिमा, नागपुर, न्यू टाउन और न्यू टाउन कोलकाता, यह नाम है न्यू टाउन कोलकाता, बड़ोदरा और वारंगल। तो ये हो गए 11 शहर। इन शहरों को भारत साइकिल फॉर चेंज चैलेंज के हिस्से के रूप में केंद्र सरकार द्वारा साइकिलिंग पहल के लिए 1 करोड़ रुपए भी प्रदान किए जाएंगे। तो एक पहल शुरू की गई है ताकि साइकिलिंग को बढ़ावा मिले, और इस पहल को नाम दिया गया है भारत साइकिलिंग फॉर चेंज चैलेंज। तो ये भी आपको याद रखना होगा। सही आंसर इसका होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन। केवीआईसी के प्रोजेक्ट बोल्ड के रूप में भारत में केवीआईसी ने 1000 बांस के पौधे कहाँ पर लगाए हैं? सही आंसर क्या होगा? सही आंसर इसका होगा ऑप्शन बी, यानी कि राजस्थान में। तो राजस्थान के रेगिस्तान में हरित आवरण विकसित करने के लिए केवीआईसी ने बीएसएफ की साझेदारी में जैसलमेर का एक गांव है जिसका नाम क्या है? गांव का नाम है तनोट। तो तनोट गांव में 1000 बांस को लगाया है और इसकी देखभाल करेगा बीएसएफ। अब यहाँ पर आपके मन में एक सवाल आना चाहिए कि आखिर बोल्ड प्रोजेक्ट है क्या? तो आपको बता दें कि बोल्ड प्रोजेक्ट के द्वारा बांस लगाकर मरुस्थलीकरण को कम करना और स्थानीय आबादी को बांस के उत्पादन के बाद जो आजीविका प्राप्त होगी और इसका जो बहुविषयक यानी कि मल्टीपर्पज़ जो ग्रामीण उद्योग होगा उसको बढ़ावा देना, यही प्रोजेक्ट बोल्ड का यहाँ पर उद्देश्य है, ठीक है। तो सही आंसर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? प्रश्न होगा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 पर विचार करें। अब यहाँ पर देखो 4 फैक्ट दिए गए हैं, आपको बताना है कि कौन सा फैक्ट इसमें सही है, कौन सा फैक्ट इसमें गलत है। तो पहला फैक्ट क्या है? इसे 29 जुलाई 2019 को भारत के केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदित किया गया। तो ये तो गलत हो गया, क्योंकि इसे अनुमोदन मिला था 2020 में, 2019 में नहीं, 2020 में। और इसने शिक्षा की पूर्व राष्ट्रीय नीति 1982 को बदला है। तो नहीं, ये 1986 को बदला है इसने। तो दूसरा विकल्प भी गलत हो गया। 2021 में यह नीति यानी कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो है ये अपनी दूसरी वर्षगांठ बना रही है। तो ये भी गलत है, ये पहली ही वर्षगांठ थी। यानी कि सभी यहाँ पर जो फैक्ट हैं वो गलत हैं। ऑप्शन डी आपका आंसर हो जाएगा। और अब बात हो रही है न्यू एजुकेशन पॉलिसी के बारे में, तो एक दिलचस्प बात मैं आप लोगों को बताता हूँ। अभी तक क्या होता था, मान लेते हैं कि कोई भी स्टूडेंट है, उसने बीटेक के कोर्स में एडमिशन लिया, ठीक है, 4 साल का बीटेक होता है, और उसने जो है 3 साल पूरे किए और उसे छोड़ दिया, 2 साल पूरे किए और छोड़ दिया, 1 साल पूरे किए और छोड़ दिया। तो उसे जो है एक जो सर्टिफिकेट मिलना था बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी का, वो नहीं मिलेगा।
लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। तो वर्तमान सत्र में 290 से अधिक टॉप इंस्टीट्यूशन ऐसे हैं जहां पर एक नई शुरुआत की जा रही है, और इस शुरुआत को कहा जा रहेगा एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट। एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट ये क्या है? अब मान लो बीटेक में आपने एडमिशन लिया, 1 साल आपने पूरा कर लिया तो एक सर्टिफिकेट आपको जरूर मिलेगा। 2 साल आपने पूरे कर लिए, उसके बाद आपने छोड़ दिया तो आपको यह डिप्लोमा के रूप में देखा जाएगा। 3 साल पूरा कर लिया आपने तो हो सकता है कि डिग्री या डिप्लोमा जो कुछ भी नियमानुसार होगा वो मिलेगा सर्टिफिकेट। 4 साल आपने पूरा कर ही लिया तो फिर तो आपने काम पूरा ही कर लिया, तो आपको सर्टिफिकेट तो मिलेगा ही बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी का। तो इस प्रकार से जो आपका साल है वो बर्बाद नहीं होगा, जितने साल आप पढ़ाई करेंगे उसके हिसाब से आपको जो है सर्टिफिकेट दिया जाएगा, और इस पहल को नाम दिया गया है एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट। आगे बढ़ते हैं और देखो जो अगला ही क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसको भी देख लो। निम्नलिखित में से किसने 2020 के ग्रीष्मकालीन खेलों के दौरान स्केट बोर्डिंग के लिए पहला ओलंपिक स्वर्ण जीता है? तो ये जो स्केट बोर्डिंग है फ्रेंड्स, अब इसके बारे में बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले जान लो कि जो पहला ओलंपिक स्वर्ण जीता गया है वो यूटो होरिगोम के द्वारा जीता गया है। यूटो होरिगोम ये कहाँ के हैं? तो ये जापान के रहने वाले हैं। वर्तमान में इनकी जो आयु है वो कितनी है? 22 ईयर है। ठीक है, तो पुरुष वर्ग में जो गोल्ड मेडल जीता है स्केट बोर्डिंग में वो यूटो होरिगोम ने जीता है। अगर बात करें तो ब्राज़ील के जो केल्विन होफलर हैं, ये कहाँ के रहने वाले हैं? ये ब्राज़ील के रहने वाले हैं केल्विन होफलर। इन्होंने क्या जीता? इन्होंने सिल्वर मेडल जीता है। और जैगर इटन के बारे में बात करें तो इन्होंने जीता है ब्रोंज, और ये कहाँ के रहने वाले हैं? ये रहने वाले हैं यूएसए के। ठीक है, अब बात यहाँ पर हो रही है ओलंपिक गेम्स के बारे में, तो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट मैं आपको बताता हूँ, और वो फैक्ट क्या है? देखो हाल ही में ओलंपिक गेम्स का जो ध्येय वाक्य है, मोटो, वो चेंज हो गया है। पहले था ये सिटियस अल्टियस पोर्टियस, और अब हो गया है सिटियस अल्टियस पोर्टियस और कोम्यूनस। तो ये याद रखना आप, एग्जाम के बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा ये बताओ कि नेक्स्ट विंटर ओलंपिक कहाँ पर होंगे? तो ये होंगे बीजिंग में, फरवरी 2022 में होंगे। और नेक्स्ट विंटर ओलंपिक में 4 नए गेम भी शामिल किए गए हैं। कौन कौन से? एक तो शामिल किया गया है आपका स्केट बोर्डिंग, ठीक है, और इसके बाद होगा स्पोर्ट क्लाइंबिंग को भी इसमें शामिल किया गया है, सर्फिंग को शामिल किया गया है, और ब्रेक डांस को शामिल किया गया है। ठीक है, तो ब्रेक डांस भी आप देख पाओगे नेक्स्ट विंटर ओलंपिक में, जो कि होगा 2022 में। ये कहाँ पर होगा? बीजिंग में होगा। और ये भी जान लो कि वर्तमान में जो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक चल रहे हैं 2020 वाले, इनका क्रम 32वां है। ठीक है, विश्व रेंजर दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है ये, विश्व रेंजर दिवस। सबसे पहले बात करते हैं रेंजर क्या होते हैं। तो फ्रेंड्स जैसा कि आप जानते हो रेंजर को आप 2 कैटेगरी में रख सकते हो। एक होते हैं वन रेंजर, नाम आपने जरूर सुना होगा वन रेंजर, और दूसरे कौन होते हैं? पार्क रेंजर। ठीक है, तो ऐसे जो व्यक्ति होते हैं जिन्हें पार्कलैंड और प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के लिए नियुक्त किया जाता है उन्हें कहते हैं रेंजर। लेकिन ये जो रेंजर होते हैं कभी कभी इन पर घातक हमले भी होते हैं। अपनी ड्यूटी के दौरान ये लोग अपनी जान भी गंवा देते हैं, शहीद हो जाते हैं। तो विश्व रेंजर दिवस पर हम इन्हें याद करते हैं, इन्हें सम्मानित करते हैं, और ये प्रतिवर्ष कब होता है? ये होता है 31 जुलाई को। तो याद रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बन रहा है यहाँ पर। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। प्रश्न होगा कि चिलाटी हल्दीबाड़ी भारत और किस देश के बीच का एक मार्ग है? तो सही आंसर क्या होगा? सही आंसर इसका होगा ऑप्शन ए, यानी कि बांग्लादेश। जैसा कि आपको पता है 31 जुलाई को भारत और बांग्लादेश के बीच पुनर्जीवित चिलाटी हल्दीबाड़ी मार्ग पर पहली मालगाड़ी भारत के अलीपुरद्वार खंड से बांग्लादेश के लिए रवाना हो रही है। और जैसा कि आप जानते हो प्रधानमंत्री मोदी और बांग्लादेश की जो पीएम है शेख हसीना के बीच दिसंबर 2020 में एक वार्ता हुई थी, जिसके बाद चिलाटी हल्दीबाड़ी मार्ग को 55 साल के बाद फिर से ओपन किया गया है। अब यहाँ पर बात हो रही है बांग्लादेश के बारे में। तो ये बताओ कि भारत बांग्लादेश के बीच जो सीमा रेखा है उसका नाम क्या है? बहुत ही आसान है, इसका नाम है रेड क्लिफ सीमा रेखा। अच्छा ये बताओ कि भारत और अफगानिस्तान के बीच में जो सीमा रेखा है उसका क्या नाम है? आप जानते हो उसका नाम है डूरन लाइन, डूरन रेखा। भारत और चीन के बीच जो सीमा रेखा है उसका नाम क्या है? मैकमोहन है। मैं बार बार क्यों बताता हूँ? ताकि कोई भी फैक्ट एग्जाम में गलत ना होने पाए और सभी फैक्ट बार बार आपके दिमाग में आते रहें। किस राज्य में कृषिकरण नामक हाईटेक खेती को बढ़ावा देने के लिए एक परियोजना को शुरू किया गया है? कृषिकरण, तो फ्रेंड्स ये जो हाईटेक खेती होगी इसमें आपने एक नई विधि देखा होगा आपने, जिसको कहते हैं पॉली हाउस। तो पॉली हाउस में वो सब्जियां भी उगाई जा सकती हैं जो कि मौसमी नहीं होती हैं। तो इसके लिए केरल का एक तिरुवनंतपुरम नामक जो ज़िला है वहाँ पर
पल्लिकल नामक जो पंचायत है, पल्लिकल, तो पल्लिकल में हाईटेक खेती को बढ़ावा देने के लिए कृषिकर्ण नामक एक नई इनिशिएटिव को शुरू किया गया है। तो सही आंसर तो इसका हो गया ऑप्शन ए, ये तो आप समझ ही गए। अब मैं आपको बता दूं कि इसे नेशनल सोसाइटी फॉर एग्रीकल्चरल हार्टिकल्चर, जिसको आप कहते हो SAEHS, मतलब नेशनल सोसाइटी फॉर एग्रीकल्चरल हार्टिकल्चर और सस्टेनेबिलिटी फाउंडेशन, साथ ही साथ सस्टेनेबिलिटी फाउंडेशन और QORA, इसको कहेंगे आप कोर 3 इनोवेशन की संयुक्त पहल के परिणाम स्वरूप इसे लॉन्च किया गया है। कहाँ पर? पल्लिकल में, तिरुवनंतपुरम में, जो कि स्थित है केरल में। अब बात हो रही है यहाँ पर केरल की, तो मैं आपको बता दूं कि केरल के जो CM हैं उनका नाम तो आप जानते ही हो, पिनरई विजयन है। आरिफ मोहम्मद खान, ये कौन है? ये है वहाँ के गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान। केरल को गार्डन ऑफ स्पाइस भी कहा जाता है, गार्डन ऑफ स्पाइस। और केरल में एक नई रेलवे लाइन भी बन रही है जिसको नाम दिया गया है सिल्वर लाइन प्रोजेक्ट, ठीक है, याद रखना इसको। नीति आयोग के द्वारा जो SDG भारत सूचकांक जारी किया गया था उसमें केरल पहले स्थान पर था। SDG भारत सूचकांक में केरल जो था वो पहले स्थान पर था। और 2019 में एक सूचकांक जारी हुआ था शिक्षा सूचकांक, तो उसमें भी केरल पहले स्थान पर था। आगे बढ़ते हैं। भारत और इंडोनेशिया के बीच कॉर्पेट का 36वां संस्करण 30 और 31 जुलाई 2021 को कहाँ पर आयोजित किया जा रहा है? तो बहुत ही अच्छा प्रश्न, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो, भारत और इंडोनेशिया के बीच ये जो कॉर्पेट नामक 36वां संस्करण इसका आयोजन होगा। तो कॉर्पेट का मतलब क्या होता है? कॉर्पेट का मतलब होता है कोऑर्डिनेटेड एक्सरसाइज, मिला जुला संयुक्त प्रयास। तो भारत और थाईलैंड की सेना ने भी अभी जून के महीने में एक कॉर्पेट एक्सरसाइज जो किया था। अच्छा, ये बताओ कि जून 2021 में भारत और थाईलैंड, इंडिया एंड थाईलैंड के बीच में जो कॉर्पेट नामक एक्सरसाइज हुआ था वो कहाँ पर हुआ था? तो इसे जो है अंडमान सागर में किया गया था, अंडमान सागर में। और ये जो था ये इसका 31वां संस्करण था, जबकि वर्तमान में भारत और इंडोनेशिया के बीच में जो हो रहा है वो कॉर्पेट का 36वां संस्करण है। और इसे कहाँ पर आयोजित किया जा रहा है? तो इसका आयोजन हो रहा है हिंद महासागर में। तो भारत और इंडोनेशिया कहाँ पर कर रहे हैं कॉर्पोरेट एक्सरसाइज? हिंद महासागर में। भारत और थाईलैंड ने कहाँ पर किया था एक्सरसाइज? तो अंडमान महासागर में। दोनों को आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या होगा? महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार से किसे हाल ही में सम्मानित किया गया है? महाराष्ट्र भूषण, तो यह पुरस्कार किसे दिया गया है? आशा भोसले को दिया गया है। बात हो रही है आशा भोसले की। तो यहाँ पर आप ये भी याद रखना कि आशा भोसले को पद्म विभूषण पुरस्कार भी दिया गया है। तो कब दिया गया था पद्म विभूषण? ये दिया गया था उन्हें 2008 में। और दादा साहेब फाल्के पुरस्कार उन्हें दिया गया था कब? सन 2000 में दिया गया था। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में फाजिल आम को बहरीन निर्यात किया गया है। तो फाजिल आम जो है इसे बहरीन निर्यात किया गया। फाजिल आम का जो संबंध है वो पश्चिम बंगाल से है। पश्चिम बंगाल में मालदा टाउन में इसका उत्पादन होता है। अब बात यहाँ पर निर्यात की हो रही है, तो आपको याद आ रहा होगा कि मैंने आपको अभी बताया था कुछ दिन पहले कि बिहार से दो फसलों को, एक तो बिहार की जो शाही लीची थी और बिहार का एक जर्दालू आम, दोनों को लंदन एक्सपोर्ट किया गया था, लंदन भेजा गया था जर्दालू आम को। और अभी हाल ही में नागालैंड की एक मिर्च होती है, इसका नाम क्या है? भूत जोलकिया, इसको भी लंदन भेजा गया है। तो ये सभी इंपॉर्टेंट हैं। और ये भी याद रखना, शाही लीची, जर्दालू आम और भूत जोलकिया नामक जो मिर्च है, तीनों ही GI टैग प्राप्त है। और फाजिल आम को भी GI टैग मिला हुआ है। किस भारतीय ने बजट एयरलाइन आकाशा एयर को लॉन्च करने की घोषणा की है? तो देखो, जो आकाशा एयर है इसे लॉन्च किया जाएगा इस वर्ष के अंत या नेक्स्ट ईयर की शुरुआत में राकेश झुनझुनवाला की ओर से। तो इसका सही जवाब ऑप्शन डी है। तो फ्रेंड्स, आज ना तो कल का जो MCQs था, जो पूछा गया प्रश्न था, ना तो उसको हम आंसर कर पाएंगे और ना ही आज अगला क्वेश्चन आप मुझसे पूछ पाएंगे। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन होगा वो आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपने जरूर एंजॉय किया होगा। तो हम मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। और देखिए, अगर आप लोग मंथली PDF जो कि जुलाई 2021 की आ गई है उसको परचेज करना चाहते हैं तो 30 रुपये उसकी कीमत रखी गई है। आपको बता देता हूँ यहाँ पर, अगर परचेज करना चाहते हो तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, वहाँ पर क्लिक करके आप परचेज कर सकते हो। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। शीघ्र मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो में। आज्ञा दीजिए, नमस्कार, जय हिंद।